हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना सेकेंड ईयर का जो अदर सब्जेक्ट है दैट इज़ रसशास्त्र, आज उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। रसशास्त्र की आज सबसे पहली फर्स्ट क्लास है, तो इस फर्स्ट क्लास में हम रसशास्त्र का कुछ बेसिक्स की बात करेंगे और रसशास्त्र का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। तो रसशास्त्र में हम सबसे पहले जो सिलेबस स्टार्ट करने के यहाँ पर आप याद रखिएगा, रसशास्त्र जो है वो जैसे आपके फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन हुए थे, कैसे 20 मार्क्स के MCQ आए थे, 8 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन आए थे आपके 10 मार्क्स के, है ना। तो इसी तरीके से आपका यहाँ भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रहेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है ना। हर क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 मार्क्स पे आप कितना लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग देखना है ना। तो आप यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो ये देखिए, यहाँ से आपका मेन पेपर फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट होता है। यहाँ से आपका मेन पेपर फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट होता है। पहला है आपका क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदीय औषधि निर्माण, है ना। 2 से 3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। पूरे जो आपका पूरा ये टॉपिक होगा इसको 2 से 3 लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। यहाँ पर हम इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बात करेंगे, है ना। जो आने वाली क्लासेस होंगी तो हम इसके सबसे पहले जैसा हम करते हैं अपने नोट्स की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए, तो रसशास्त्र के यहाँ आपको डिजिटल नोट्स जो हैं आपको वो हैंड रिटन की जगह यहाँ पर डिजिटल दिए जाएंगे, है ना। कुछ स्टूडेंट्स की क्वायरीज आ रही थी कि सर हैंड रिटन नोट्स की जगह अगर डिजिटल नोट्स, तो ये डिजिटल नोट्स ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं बुक से या PDF से कॉपी की, ये भी मेरे ही टाइप नोट्स है ना। जो मैं लिखता हूँ उन्हीं को टाइप किया गया है ना, टीम के द्वारा उसी को टाइप किया गया है, उसमें ही इतना टाइम लग गया, है ना। तो आज से जो लेक्चर्स हैं वो आपके रेगुलर रहेंगे। ठीक है, मुझे पता है कब के किसके एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करता रहूँगा, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक रसशास्त्र का स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदीय औषधि निर्माण। मतलब आयुर्वेदीय औषधि निर्माण जो होता है उसका क्रमिक विकास, उसका धीरे धीरे क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ, है ना। तो आयुर्वेदीय औषधि निर्माण का क्रमिक विकास, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो आप रसशास्त्र पढ़ रहे हैं उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखनी पड़ेगी आपको, है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो रसशास्त्र के डेफिनेशन में हम बात करेंगे, एक सेकंड, हाँ। रसशास्त्र की डेफिनेशन, परिभाषा सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की बात करनी होगी, है ना। तो रसशास्त्र के डेफिनेशन में आप देखेंगे रसशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस शास्त्र, है ना। अर्थात ऐसा शास्त्र जिसमें रस संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है ना। ऐसा शास्त्र या ऐसा क्लासिकल टेक्स्ट जिसमें हम रस या उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, वो हमारा रसशास्त्र कहलाता है ना। तो रसशास्त्र का मुख्य द्रव्य जो है वो पारद है। पारद मतलब Hg, जिसको आप मरकरी भी बोलते हैं ना। यहाँ पर जो पूरे रसशास्त्र बेस है वो है पारद पर, ठीक है। तो पारद जो है क्या है, रसशास्त्र में जो रस कहा गया है वो किसको कहा गया है, पारद को, है ना। तो रसशास्त्र का मुख्य द्रव्य मतलब जो मैटर है वो है पारद, ठीक है। पारद से संबंधित विषयों के लिए जिस शास्त्र की रचना की गई उसको रसशास्त्र कहते हैं। मतलब इस मरकरी Hg, मरकरी पारा जिसको बोलते हैं, उसको पॉइंट बनाकर, उसको एम बनाकर जो भी हमारे टेक्स्ट लिखे गए वो रसशास्त्र कहलाते हैं, है ना। उसके बाद सबसे पहले हम रसशास्त्र की निरुक्ति की बात करेंगे, है ना। रसशास्त्र शब्द जो है वो आपका कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से निकला है ना। रसशास्त्र की परिभाषा देखिए, रसशास्त्र की निरुक्ति देखेंगे, इसका मतलब स्वर्ण आदि धातु को खा जाने के कारण इसको रसशास्त्र कहा जाता है। ये आपका पहला पॉइंट है। अगर रसशास्त्र की निरुक्ति लिखने के लिए आता है तो आप तीनों पॉइंट लिखेंगे। क्या, एक तो जो स्वर्ण आदि धातुओं को खा जाने के कारण इसको रस कहा जाता है। रस मतलब पारद, है ना। जो पारद है वो अपने अंदर जितने भी मेटल्स हैं, चाहे वो सोना हो, स्वर्ण मतलब सोना, आदि मतलब कोई भी, है ना। चाहे सोना हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी मेटल हो, है ना। सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, कुछ भी हो सकता है ना। कोई भी पीरियोडिक टेबल में जितनी मेटल्स हैं उन सभी मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण, खुद में डिसॉल्व करने की इस प्रॉपर्टी के कारण जो रस को, इसको रस कहा जाता है ना। दूसरा, शिव का वीर्य होने के कारण इसको रस कहा जाता है ना। ऐसी एक ऐसा माना जाता है कि जो शिव जी हैं तो शिव जी का वीर्य यानी कि शिव जी के स्पर्म जो है इसको वीर्य कहा जाता है ना। शिव जी के वीर्य है इसलिए इसको रस कहा जाता है ना। उसके बाद में हम बात करें तो इसके सेवन से, यानी कि जो रस है उसके सेवन से क्या लाभ होता है, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु का नाश होने के कारण इसको रस कहा गया है। मतलब अगर आप मरकरी का सेवन
एज इट इज़ जैसे आज मरकरी प्रेजेंट है वैसे यूज़ नहीं करना है ना, उसका बहुत बार शोधन होता है। जो हम आज मरकरी देख रहे हैं वो बहुत ही इम्प्योरीफाई फॉर्म में है ना, इम्प्योर है वो बहुत ज़्यादा, तो उसको इस तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते, उसको आपको प्योर करना पड़ेगा है ना। तो उसको प्योर करने के बाद आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्या क्या करेगी? रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु का नाश कर देगी। इन तीनों चीज़ों को खत्म करने के कारण, नाश करने के कारण इसको रस कहा जाता है ना। उसके बाद में रस शास्त्र का प्रयोजन, जो रस शास्त्र है आपका उसका एम क्या है ना, एम ऑफ रस शास्त्र, रस शास्त्र का प्रयोजन। तो रस उपनिषद के अनुसार रस शास्त्र के चार प्रयोजन हैं। रस उपनिषद मतलब उपनिषद, उपनिषद मतलब टेक्स्ट, रस से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं उनको बोलते हैं रस उपनिषद है ना। रस प्लस उपनिषद को मिलाकर बना है हमारा रसोपनिषद है ना। तो इसके चार एम है क्या? धर्म, अर्थ, कामना की पूर्ति। धर्म मतलब हमारा जो भी एक राइट पाथ है ना, धर्म हम जो अपना धर्म मानते हैं ना। उसके बाद में अर्थ, अर्थ मतलब पैसा वैसा, जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो सब अर्थ हैं। और कामना है ना, सेक्सुअल डिज़ायर कुछ भी, वो है कामना। तो धर्म, अर्थ और कामना की पूर्ति। वैभव की प्राप्ति, इंटेलिजेंस है ना, वैभव की प्राप्ति व वृद्धि, उसकी वृद्धि, ग्रोथ। तीसरा दीर्घायु व यौवन की प्राप्ति। दीर्घायु मतलब लॉन्ग एज है ना, लॉन्ग एज लेना। और यौवन की प्राप्ति, यौवन मतलब यंगरनेस है ना, यंगर हो जाना। मोक्ष प्राप्ति, मृत्यु के बाद सब कुछ मोक्ष प्राप्ति है ना। ठीक है, तो ये हमारे रस शास्त्र के प्रयोजन ही याद करने हैं आपको है ना। आगे चलते हैं। तो आगे हम यहाँ पर चलेंगे तो हमको एक देखने मिलेगी कि रस विद्या के भेद, रस के कितने टाइप हैं है ना। तो याद रखना पड़ेगा रस के 3 भेद हैं। कौन कौन से? धातुवाद, देहवाद, चिकित्सावाद है ना। ये रस के आपके रस जो है रस विद्या के 3 भेद हैं। कौन कौन से? धातुवाद, देहवाद और चिकित्सावाद है ना। उसके बाद में आप टॉपिक देखेंगे तो आएगा रस शास्त्र का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ रस शास्त्र है ना। तो यहाँ पर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे है ना। ये जो है आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसलिए इसमें इतनी थ्योरी लिखी गई है ना नीचे। लेकिन मैंने सबसे अच्छा काम ये किया आपके लिए, पॉइंट वाइज लिखी हुई है ना। तो एक एक पॉइंट हम कंप्लीट करते जाएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, एज इट इज़ आपको एग्जाम में लिखने हैं। अगर हिस्ट्री ऑफ रस शास्त्र का इतिहास क्वेश्चन आता है तब ये 10 मार्क्स में प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की है ना। तो आयुर्वेद में संहिता व वेद, इन 2 परंपराओं का वर्णन मिलता है। आपने देखा आयुर्वेद जहाँ भी निकला है वो 2 चीज़ों से निकला है। क्या? एक तो संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, हमारी अष्टांग हृदय, हमारी बृहत संहिता है ना। तो इन संहिताओं से आयुर्वेद निकला है, या फिर वेद, हमारे वेद से आयुर्वेद निकला है ना। तो आयुर्वेद में 2 चीज़ों की परंपरा मिलती है, किस किस की? एक तो संहिता की और एक वेद की है ना। वेदों की परंपरा में रुद्र को प्रथम भिषक माना गया है ना। अगर हम वेदों के हिसाब से देखें तो जो रुद्र हैं, भगवान रुद्र हैं, उनको प्रथम भिषक, भिषक मतलब डॉक्टर है ना। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अष्टांग हृदय के अंदर, भिषक मतलब डॉक्टर है ना। भिषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, ये क्या है? चिकित्सा के चतुष्पाद है ना, 4 पाद जो हैं, 4 पिलर्स हैं, उसमें से प्रथम भिषक। तो रुद्र को प्रथम भिषक कहाँ माना गया? वेद में है ना। उसी प्रकार संहिता में ब्रह्म को आयुर्वेद का प्रथम उपदेष्टा माना गया है ना। आपने देखा ना, आपने आयुर्वेद अवतरण में पढ़ा होगा, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमारो, इंद्र है ना। उसके बाद में अलग अलग आचार्यों के पास हमारा आयुर्वेद आया। तो संहिता की परंपरा में ब्रह्मा को आयुर्वेद का प्रथम भिषक या उपदेष्टा माना गया। यहाँ से हमारा जो आयुर्वेद है वो निकला है, ठीक है। उसी प्रकार भगवान शिव को रस ग्रंथ में प्रथम उपदेष्टा माना गया है। जैसे वेदों में रुद्र को प्रथम भिषक माना, आयुर्वेद में प्रथम उपदेष्टा किसको माना? ब्रह्मा को। उसी प्रकार रस शास्त्र के अंदर जो भगवान शिव हैं उनको प्रथम उपदेष्टा माना गया है। मतलब ऐसा माना गया है कि जो भगवान शिव है वहाँ से रस शास्त्र की उत्पत्ति हुई है ना। तंत्र का संबंध शिव से जोड़कर देखा जाता है। मतलब रस शास्त्र, तंत्र मतलब यहाँ पे रस शास्त्र सिस्टम है ना। ये जो रस शास्त्र का पूरा सिस्टम है या तंत्र है, इसका जो पूरा संबंध, इसका जो पूरा कनेक्शन है वो है शिव से जोड़कर देखा जाता है, भगवान शिव से, ठीक है। उसके बाद में भारतीय संस्कृति में सभी प्रकार की विद्याओं का विकास वेदों से माना गया है ना। जितनी भी हमारी भारतीय संस्कृति में चीज़ें इम्प्लांट हुई हैं वो सब वेदों से आई हैं कहीं ना कहीं। उसी प्रकार रस शास्त्र का विकास भी वैदिक काल से माना गया है ना, पुराने काल से हुआ है। उसके बाद में वेदों में वर्णित 4 प्रकार की चिकित्सा, याद रखिएगा, वेदों में कितनी प्रकार की चिकित्सा बताई गई है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? आथर्वणी, आंगिरसी, दैवी, मनुष्यजा। इनमें से जो दैवी चिकित्सा है वो रस शास्त्र को ही डिनोट करती है ना। जो 4 प्रकार की चिकित्सा है आपकी, कौन कौन सी? अथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा। इसमें जो दैवी चिकित्सा है वो है आपकी रस शास्त्र को ही डिनोट करती है, उससे हम रस शास्त्र का ही अर्थ ग्रहण करते हैं, है ना।
तो उसके बाद में रस शास्त्र में 84 सिद्धों का वर्णन मिलता है। सिद्ध क्या होते हैं आगे आपको पता चलेगा, है ना। तो रस शास्त्र में 84 सिद्धों का वर्णन मिलता है तथा 8 प्रकार की सिद्धियां मानी गई हैं, ठीक है। तथा तंत्र व मंत्र को सिद्धि की प्राप्ति का साधन माना जाता है। मतलब तंत्र व मंत्र मतलब जो हमारा रस शास्त्र है ना, तंत्र और मंत्र की सिद्धि की प्राप्ति का साधन माना गया है। इसको जो तंत्र और मंत्र जो है ये हमारा शास्त्र है, इसको सिद्धि की प्राप्ति का साधन माना गया है। इसके द्वारा ही किसी चीज़ की सिद्धि हो सकती है। सिद्धि क्या होती है आपको अभी आगे पता चलेगा, सिद्ध क्या होते हैं ना। वैदिक काल में मुख्य रूप से काष्ठ औषधि का प्रचलन था। काष्ठ मतलब पेड़ों से मिलने वाली जितनी औषधि होती है ना। वैदिक काल जो वेदों का समय था, है ना, वैदिक काल में मुख्य रूप से काष्ठ औषधि का प्रचलन था तथा साथ ही रस शास्त्र का स्वरूप भी उसी काल में आरंभ हुआ। उसी के साथ साथ हमारा रस शास्त्र भी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया। तो आचार्य चरक ने योगियों को सिद्ध करने वाले 8 प्रकार के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, ये भी आपको याद रखना है ना। उसके बाद में योग शास्त्र में तप, ज्ञान, समाधि के साथ साथ औषधि को भी सिद्धि प्राप्ति का साधन माना गया है ना। मतलब योग शास्त्र जो है हमारा उसमें तप, ज्ञान, समाधि इसके साथ साथ औषधि को भी सिद्धि की प्राप्ति का साधन माना गया है ना। उसके बाद में रस शास्त्र में प्रमुख औषधियों के अंतर्गत पारद सर्वप्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है हमारा पारद। पारद के बिना कोई रस शास्त्र एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि रस शास्त्र का जो प्रथम जो मुख्य द्रव्य है वो पारद है ना। उसके बाद में तंत्र शब्द चरक संहिता में आयुर्वेद, विद्या, सूत्र आदि के लिए पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है ना। आयुर्वेद में जो तंत्र शब्द है वो चरक संहिता में क्या किस चीज़ के लिए, आयुर्वेद के लिए, विद्या के लिए और सूत्र के लिए यूज़ हुआ है ना। इतिहास में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संप्रदाय का वर्णन है, सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय, है ना। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जो हमारा पूरा इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें 2 प्रकार के संप्रदाय का वर्णन किया गया है। एक तो सिद्ध संप्रदाय और एक नाथ संप्रदाय, है ना। रस शास्त्र के प्रथम आचार्य नागार्जुन थे, ये आप याद रखिएगा, है ना। उपदेष्टा कौन थे, भगवान शिव, है ना। और रस शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है, नागार्जुन। ये नागार्जुन भी नाथ संप्रदाय व 84 सिद्धों में से एक थे। जो हमने 84 सिद्धों के ऊपर बात की और यहाँ हमने सिद्ध संप्रदाय की बात की, नाथ संप्रदाय की बात की, उनमें से ही हमारे रस शास्त्र के प्रथम आचार्य जो थे नागार्जुन वो थे, है ना। तो तथा सभी नाथों में प्रथम आदिनाथ थे जो स्वयं शिव स्वरूप है, ठीक है। जितने भी नाथ संप्रदाय में सभी नाथों में प्रथम कौन थे, आदिनाथ। और ऐसा माना जाता है ही आदिनाथ जो थे वो शिव का स्वरूप है, इसको शैव स्वरूप कहा जाता है ना, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में आनंदकर्ता ने 9 नाथ व 16 सिद्ध माने हैं। प्रथम नाथ आदिनाथ, द्वितीय नाथ नागार्जुन नाथ, ये आपको लाइन याद रखनी है। मतलब आनंदकर्ता जो थे उन्होंने 9 नाथ और 16 सिद्ध माने, है ना। ये सब हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र चल रही है, आपको एज इट इज़ पॉइंट याद करने और एज इट इज़ लिखने हैं, है ना। ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, याद करने की चीज़ें ज़्यादा हैं। क्या है, आनंदकर्ता ने 9 नाथ व 16 सिद्ध माने हैं, ठीक है। इसमें जो 9 नाथ हैं उसमें प्रथम नाथ जो है उन्होंने आदिनाथ यानी कि शिव को माना है और दूसरा जो है वो नागार्जुन को माना है ना। उसके बाद में नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय के लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस दे रखे हैं। क्या, नाथ संप्रदाय जो लोग भगवान शिव के समान कानों में कुंडल डालने लगे थे, है ना। जो लोग भगवान शिव के समान कानों में कुंडल डालने लगे थे, है ना, उनको नाथ संप्रदाय कहा गया है ना। और उसके बाद में उसके अपोजिट सिद्ध संप्रदाय कौन है, जो शिव की तरह कपाल और मंडल की माला लेकर या धारण कर कर घूमते थे, इन्हें कपालिक भी कहा जाता है। समझ में आ गया, ठीक। तो ये आपके नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय के बीच में डिफरेंस है ना। उसके बाद में पारद का संबंध शिव जी से है और अभ्रक का संबंध पार्वती जी से है, यह बात आप याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आप उसके बाद याद रखिए क्या, रस विद्या के प्रमुख आचार्य जो थे नागार्जुन थे, पहले बताया। यहाँ पर 3 नागार्जुन का वर्णन किया गया है। जो हमारे रस शास्त्र के जितने भी ग्रंथ हैं वहाँ पर 3 नागार्जुन का वर्णन किया गया है। प्रथम नागार्जुन, इनका काल ईसा 100 वर्ष पूर्व माना गया है ना। इनका जो काल है वो 100 वर्ष ईसा पूर्व, ईसा से भी 100 वर्ष पूर्व माना गया तथा ये दार्शनिक नागार्जुन के नाम से विख्यात थे। विख्यात मतलब प्रसिद्ध थे, फेमस थे। किस नाम से, दार्शनिक नागार्जुन। तो जो प्रथम नागार्जुन की हम बात कर रहे हैं तो इनका जो काल है वो है 100 वर्ष ईसा पूर्व माना गया है तथा ये दार्शनिक नागार्जुन के नाम से विख्यात यानी कि प्रसिद्ध थे। इनका निवास स्थान श्रीशैल पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इनका जो प्रथम नागार्जुन है इनका निवास स्थान कहाँ माना गया है,
शीशैल पर्वत पर माना गया है तथा ये मायूरी विद्या के ज्ञाता थे। मायूरी विद्या है ना, टाइप ऑफ विद्या है, स्टडी है, इसको कहते हैं मायूरी विद्या। ठीक है। सेकंड आती है द्वितीय नागार्जुन, क्योंकि 3 नागार्जुन का वर्णन किया गया है तो द्वितीय नागार्जुन, इनका काल जो है वो 8वीं शताब्दी माना गया है तथा ऐसा माना जाता है कि ये नालंदा मठ के शिष्य थे, है ना, नालंदा मठ जो था उसके शिष्य थे, है ना, तथा मयूरी विद्या के ये भी ज्ञाता थे। इनका प्रमुख कार्य पारद को सिद्ध करके स्वर्ण बना व दरिद्रता को दूर करना था। दरिद्रता मतलब पुअरनेस, है ना, गरीबी। तो इन्होंने क्या काम किया, पारद को सिद्ध किया और उसको स्वर्ण बनाया और उस स्वर्ण को गरीबों को दिया और गरीबी दूर की। ठीक है। उसके बाद में तृतीय नागार्जुन, इनका काल जो है वो 9वीं शताब्दी कहा गया है। इनका प्रमुख कार्य ये सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कर्ता हैं, ये इनका प्रमुख कार्य है। ये आपके तृतीय नागार्जुन है जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में जिनका वर्णन मिलता है। यहाँ पे मैंने लिखा रीड मोर अबाउट नागार्जुन फ्रॉम बुक। आपके पास कोई भी पब्लिकेशन की बुक है वहाँ पर नागार्जुन के बारे में कुछ ना कुछ स्टोरी लिखी हुई है ना। प्रथम नागार्जुन की कुछ स्टोरी है कि वो उन्होंने पंडितों को खाना खिलाया, उसके बाद ऐसी कुछ स्टोरी है। द्वितीय नागार्जुन की स्टोरी है, तृतीय नागार्जुन की स्टोरी है, ये सब आपको पढ़नी है। ठीक है। टाइप यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स हो जाते हैं। आपके पास कोई भी बुक है तो वहाँ पर सिर्फ प्रथम नागार्जुन, द्वितीय नागार्जुन, तृतीय नागार्जुन की स्टोरी एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, है ना। हम आगे चलते हैं। प्राचीन भारत ज्ञान का आधार दर्शन है। जाहिर सी बात है हमारा जो प्राचीन भारत था उस पर दर्शन का बहुत ज़्यादा बेस था, है ना। दर्शन के आधार पर ही हम चीज़ों को डिसाइड करते थे, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता था। आपने जितने भी फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान के अंदर दर्शन, चाहे वो नास्तिक दर्शन हो, आस्तिक दर्शन हो, सबका एक ही एम था, क्या, मोक्ष प्राप्ति, है ना। रस शास्त्र का विकास भी मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया है। ऐसे ही रस शास्त्र का विकास जो है, डेवलपमेंट, वो भी मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है तथा इस शास्त्र को अनेक प्रकार के सिद्धों व आचार्यों ने विकास की दिशा दी है। ठीक है। मतलब इस शास्त्र में, ये जो शास्त्र है इसमें अनेक प्रकार के सिद्धों व आचार्यों ने विकास की दिशा दी है। ठीक है। अनेक अनेक आचार्य आते गए, उन अनेक अनेक आचार्यों ने जो है इस रस शास्त्र में अपना अपना योगदान दिया है। सिद्ध क्या होते हैं, योग बल से विविध सिद्धियों को प्राप्त करने वाले योगी पुरुष सिद्ध कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। आपने ऊपर पढ़ा था 84 सिद्ध, रस शास्त्र में 84 सिद्धों का वर्णन हुआ। सिद्ध कौन से होते हैं, सिद्ध ऐसे पुरुष होते हैं जो योग बल की सहायता से अलग अलग प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे योगी पुरुष सिद्ध कहलाते हैं। और ये सिद्ध जो है 4 प्रकार के होते हैं। संख्या कितनी है इनकी, 84, लेकिन टाइप्स कितने हैं, 4। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। वेट सेकेंड। तो सबसे पहले जो सिद्ध है हमारे वो है महासिद्ध। ये क्या करते थे, हठ योग की क्रिया के द्वारा शरीर को दृढ़ करके आत्मचिंतन द्वारा मोक्ष प्राप्ति करने वाले पुरुष जो थे वो महासिद्ध थे। मतलब इन्होंने हठ योग नाम की प्रक्रिया की, हठ योग, है ना, हठ योग जो होता है उसकी क्रिया की, उसके द्वारा इन्होंने शरीर को दृढ़ कर लिया और आत्मचिंतन इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, द्वारा मोक्ष प्राप्ति की। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति किसके द्वारा की, आत्मचिंतन, स्वयं का चिंतन किया। इनकी संख्या 31 होती है ना, 31 होती है। उसके बाद में नाथ सिद्ध ने भी क्या किया, हठ योग प्रतिपिका नामक ग्रंथ में 7 प्रकार के नाथ सिद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, थोड़ा डिटेल इनके बारे में पढ़ लीजिए बस, जैसे जैसे लिखा हुआ है। रस सिद्ध मतलब रसेश्वर दर्शन, रसेश्वर के अनुसार जीवन से जो अपने मुक्त हो गए हैं, ऐसे योगी रस सिद्ध कहलाते हैं। इनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन से, देव रस सिद्ध, दैत्य रस सिद्ध, मुनिर रस सिद्ध, मानव रस सिद्ध। इनके चारों के नाम याद करने हैं ना। ये आपके रसशास्त्र का इतिहास चल रहा है, थोड़ा बोरिंग हो रहा है, लेकिन एज इट इज़ आपको पॉइंट याद करने, 2-4 पॉइंट भूल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये सब आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, है ना। लास्ट है हमारे द्रविड़ रस सिद्ध। उत्तर भारत में रस सिद्ध की भांति दक्षिण में द्रविड़ रस सिद्ध हुए हैं। जैसे हमारे उत्तर भारत में रस सिद्ध थे, ऊपर हमने पढ़ा, उसी प्रकार से दक्षिण में हमारे द्रविड़ रस सिद्ध प्रसिद्ध हुए हैं, है ना। उसके बाद में हमने ऊपर जो बात की थी सिद्ध संप्रदाय, उसकी बात हमारी कंप्लीट हो गई। ये सिद्ध हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नाथ संप्रदाय है, जिसको कपालिक संप्रदाय थे, उसकी बात करेंगे। क्या कहते हैं ये, 8वीं शताब्दी में कपालिक संप्रदाय पशुपातों का एक उप संप्रदाय था, है ना। पशुपातों का एक उप संप्रदाय था। इनका अस्तित्व 12वीं शताब्दी में भी माना जाता है ना, 8वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी दोनों। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन इसमें देख लीजिएगा। इसी में एक कट्टरपंथी उप संप्रदाय का विकास हुआ, जिनके अनुयायी को कालमुख कहा गया। अनुयायी मतलब लीडर को, कालमुखी,
जिसका मुख काला हो, है ना। ये शिव की उपासना भैरव के रूप में करते थे। इनकी 6 सिद्धियाँ होती थी, कौन कौन सी, जो वास्तव में इन्हीं के कार्य होते थे। इनकी 6 सिद्धियाँ कौन कौन सी होती थी? कपाल में भोजन करना, शमशान में रहना, शरीर पर भस्म लगाना, लकड़ी लेकर चलना, आदि आदि। ये याद रख लीजिएगा, है ना। इनकी 6 सिद्धियाँ कौन कौन सी थी? कपाल में ही भोजन करेंगे, शमशान में रहेंगे, शरीर पर भस्म लगा कर रहेंगे और लकड़ी लेकर चलेंगे, है ना। रस शास्त्र प्रायः धातु व खनिज द्रव्यों से संबंधित भारतीयों को संबंधित है। जो हमारा रस शास्त्र वो आपको पता ही है, धातु और खनिज द्रव्यों से संबंधित है कहीं ना कहीं, है ना। पूरे जितना भी रस शास्त्र पढ़ेंगे वहाँ आपको मरकरी, Hg के बारे में ही आपको इसका शोधन, इसका मानन, इसका ढानन, यही सब पढ़ना है ना। तो इसी सब को पढ़ने की वजह से इसको धातु और खनिज द्रव्यों से संबंधित कहा गया है ना। भारतीय जो थे उनको स्वर्ण, लोह, ताम्र आदि जितनी भी धातुएं थी उनका वैदिक काल से ही जानकारी थी। हमारे भारतीय जो थे बहुत पुराने टाइम से इन धातुओं का यूज़ करते आ रहे थे, है ना। जैसे ऋग्वेद में ताम्र धातु के साथ स्वर्ण के प्रयोग का वर्णन मिलता है, इसी प्रकार बृहत्तराई में भी धातुओं का वर्णन मिलता है, आपको पता है ना। जैसे जिस प्रकार से बृहत्तराई में भी आपका धातुओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रस शास्त्र के कुछ ग्रंथ और उनके ग्रंथकर्ता हैं। जैसे आपको कुछ इसमें 3-4 याद कर लेना है। जैसे रस हृदय तंत्र श्री भगवत गोविंद पदाचार्य, रसार्णव भैरवानंद योगी, इन सब ये सब हमारे क्लासिकल टेस्ट हैं, इनसे ही हमारा रस शास्त्र बना है। गोरक्ष संहिता आचार्य गोरखनाथ का 84 सिद्धों में वर्णन किया गया है। ये संहिता 1 लाख श्लोकों में लिखी गई है। ये ग्रंथ कादि प्रकरण और भूति प्रकरण नामक 2 भागों में पूर्ण है ना। 2 प्रकरण है इसके, कादि प्रकरण, एक भूति प्रकरण, है ना। इसमें पारद के सभी संस्कारों का विविध वर्णन मिलता है। उसके बाद में रसेंद्र चूड़ामणि आचार्य सोमदेव, रसरत्न समुच्चय का पूर्व भाग इस ग्रंथ पर आधारित था। ये ग्रंथ 16 अध्यायों में पूर्ण है। इसमें रसपूजा, रसशाला, परिभाषा, मूषा, पुटियत्र, रस, उपरस, साधारण रस, महारस, पारद के 18 संस्कारों का वर्णन किया गया है। रसेंद्र चूड़ामणि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रसरत्न समुच्चय आचार्य रस भागभट ने दिया था। ये ग्रंथ 30 अध्याय में पूर्ण किया गया। थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लेनी है ना। रसेश्वर दर्शन, ये ग्रंथ जो है वो माधवकृत दर्शन है, 14वीं शताब्दी में इसका वर्णन माना जाता है। उसके बाद में योग रत्नाकर नारायण शेखर ने 18वीं शताब्दी में लिखा था, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है हमारा रसशास्त्र का क्रमिक विकास। आपने देखा होगा जो उसका नाम है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र। रसशास्त्र का धीरे धीरे जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हुआ है। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा का सबसे पुराना शास्त्र है, हम सभी को पता है, जिसका समय के साथ साथ आधुनिकरण हुआ है। आधुनिकरण मतलब मॉडर्न वे में ये जो हमारे सामने आया है, तथा आयुर्वेद में भारतीय शास्त्रों को भी अपने समाविष्ट किया है। जो आयुर्वेद ने जितने भी भारतीय शास्त्र हैं उनको अपने अंदर समाविष्ट किया है। जैसे दर्शन, ज्योतिष, नाड़ी विज्ञान, और इन्हीं में से एक विज्ञान रस शास्त्र भी है ना। मतलब जो हमारा भारतीय ज्ञान है उसने धीरे धीरे हमारा जो अलग अलग शास्त्रों को अपने अंदर भी जगह दी है, ठीक है। उसके बाद में रस शास्त्र में रस से पारद अभिष्ट है। मतलब अभिष्ट मतलब रस शब्द से आप क्या समझते हैं? रस शब्द से पारद अभिष्ट, अभिष्ट मतलब समझा जाता है ना। रस शब्द से हम पारस समझते हैं। जैसे रसनाथ सर्व धातु नाम रसा इति अभिधीयते, मतलब रस जो है वो सभी धातुओं, सर्व धातु मतलब सभी धातुओं को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है, इसलिए उसको रस कहा जाता है। हालांकि रस शास्त्र बहुत बाद में प्रचलन में आया है, परंतु समस्त भारतीय ज्ञान का आदि स्रोत वेद होने के कारण वैदिक काल से ही रस शास्त्र की नींव पड़ गई थी, है ना। क्योंकि वेदों में रस शास्त्र का वर्णन है और हम भारतीय बहुत पुराने टाइम से वेदों पर काम करते आए हैं, तो रस शास्त्र की जो नींव थी, जो फाउंडेशन थी, वो यहाँ पर पड़ गई थी, जो बाद में विकसित हो गई, है ना। उसी को रस शास्त्र बोलने लगे। रस शास्त्र के क्रमिक विकास को निम्न युगों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल आपको पता है 4 प्रकार के हमारे वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है ना, सामवेद, ये सब हमारे 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद में स्वर्ण को हिरण्य कहा गया है। ऋग्वेद में अब स्वर्ण का वर्णन आ गया। स्वर्ण क्या है? हमारी धातु है, और धातुओं का वर्णन रस शास्त्र में मिलता है, तो क्लियर हो गया कि ऋग्वेद में हमारे स्वर्ण का वर्णन किया गया, हिरण्य कहा गया है। यजुर्वेद में लौह सीता का वर्णन किया गया है। लौह मतलब आयरन हमारा, तो अगेन धातु है जो रस शास्त्र में आएगी। यजुर्वेद में ही त्रपुस का वर्णन किया गया है ना। त्रपुस एक प्रकार की धातु है। इसी तरीके से अथर्ववेद में रजत, नांग धातु आदि का वर्णन है। रजत मतलब
इसी रजत मतलब कॉपर है ना। तो रजत नाम अधातु का वर्णन किया गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में पारद से स्वर्ण निर्माण विधि का वर्णन किया गया है। कीमियागिरी विधि कहा गया था उसको, है ना। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो एक भारतीय शास्त्र है, उसमें पारद से स्वर्ण किस प्रकार बना जाए उसका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार इसी अर्थशास्त्र में धातु का विष वर्णन किया गया है। विष वर्णन मतलब धातुएं जो है वो टॉक्सिक होती हैं ना। मोती परीक्षा व रत्न परीक्षा का वर्णन किया गया है। मोती को कैसे देखना है, क्या उसकी कौन सा मोती कितना ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में है। उसी प्रकार से रत्न परीक्षा है ना, जो हमारे जितनी भी पहनने वाली रत्न होते हैं उनकी परीक्षा, उनकी जो है टेस्टिंग का वर्णन हमारे वेदों में मिलता है। तो वो सब हमारे धातुएं, और धातुएं कहाँ रिलेटेड, रसशास्त्र है। उसके बाद में सेकंड हमारा जो है एरिया आया वो है बृहत्त्रयी में रसशास्त्र। पहला हमने वेदों में रसशास्त्र को देखा, अब हम देख रहे हैं बृहत्त्रयी में रसशास्त्र। तो चरक संहिता में औद्भिद द्रव्यों में धातुओं का वर्णन मिलता है। औद्भिद द्रव्य मतलब ऐसे द्रव्य जो भूमि से निकाले जाते हैं। तो चरक संहिता में औद्भिद द्रव्यों में धातुओं का वर्णन मिलता है। कितने प्रकार के द्रव्य चरक संहिता में? जांगम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य। जांगम द्रव्य मतलब जो वनस्पति से मिलते हैं ना, जांगम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य। तो औद्भिद द्रव्य मतलब जो पृथ्वी से बाहर निकाले जाते हैं ना। शिलाजीत का वर्णन महारस होता है। शिलाजीत का वर्णन जो महारस होता है ना, शिलाजीत का वर्णन कर दिया जो अलग में एक महारस है, उसका भी चरक संहिता में वर्णन हो गया। रसांजन मुक्ता का वर्णन प्राप्त होता है। रसांजन का वर्णन कहाँ हमें? अष्टांग हृदय में हमने देखा रसांजन, स्वांजन, है ना। तो रसांजन जो है अंजन जो है एक हमारी रस है, और उसका मुक्ता, इसका वर्णन हमें कहाँ मिला? रस शास्त्र में मिल गया। हर ताल मना शिला अंजन का वर्णन प्राप्त होता है। यथा ही कनक आदि नाम में स्वर्ण शब्द आया है। ये भी हमारा संहिता की बात हो रही है। बस्ती यंत्र के निर्माण में धातु का वर्णन किया गया है। विष निवारण के लिए मणि धारण का वर्णन किया गया है। विष निवारण मतलब जितने भी टॉक्सिक एनिमल्स के काटने पे मणि को धारण कर लो तो वो विष का जो हमारा इफेक्ट है वो कम हो जाता है, उसका वर्णन किया है। अब आई सुश्रुत संहिता में बात, तो अयस्कृति लोह निर्माण वर्णन किया गया है। जो हमारा लोह मतलब आयरन का निर्माण किस तरीके से करना है, उस विधि का नाम है अयस्कृति, है ना। इसका निर्माण विधि का वर्णन किया गया है। नेत्र रोगों में स्फटिक मुक्ता रजत का वर्णन किया गया है ना। नेत्र रोगों में स्फटिक मतलब फिटकरी, मुक्ता रजत का वर्णन किया गया। रसायन का वर्णन हुआ है। स्वर्ण को रसायन मेधा शक्तिवर्धक आयुवर्धक बताया गया है। ये हमारी चरक संहिता। वाग्भट संहिता मतलब अष्टांग हृदय, है ना। नेत्र रोगों में ताम्र का प्रयोग आया है। ताम्र अगेन एक धातु आ गई, वो भी रस शास्त्र से संबंधित है। नेत्र रोगों में अंजन का प्रयोग बताया है, वो भी हमारी एक धातु हो गई। उसके बाद में हाँ, आयुष्य जो हमारी अष्टांग हृदय है, वाग्भट है, उसमें ही आयुष्य मतलब आयु को, एज को बढ़ाने के लिए हमारे स्वर्ण प्लस शंख पुष्पी का वर्णन किया है। बुद्धि को बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्लस बचा का वर्णन किया गया है ना। विष नाश के लिए स्वर्ण प्लस ताम्र का वर्णन किया गया। उसके बाद में हम देखेंगे पुराणों में रसशास्त्र, है ना। पहले हमने वेद में देखा, संहिता में देखा, पुराणों में देखेंगे। तो गरुड़ पुराण में स्वर्ण दान का वर्णन किया गया है। स्वर्ण क्या है? सोना अगेन रसशास्त्र में आएगा, है ना। महाभारत में कृत्रिम स्वर्ण निर्माण का वर्णन किया गया है। महाभारत में कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल गोल्ड, है ना। रामायण में स्वर्ण लंका का वर्णन किया गया है। राम के जो रावण था उसकी लंका किस चीज़ की बनी थी, आपने सुना होगा, जिसे हनुमान जी ने आग लगाकर खत्म नष्ट कर दिया था। तो स्वर्ण लंका किस चीज़ की बनी हुई थी? स्वर्ण की बनी हुई थी, है ना। मार्कंडेय पुराण में औषधि के साथ रस का प्रयोग वर्णन मिलता है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, है ना। इस प्रकार रस शास्त्र समय के साथ विकसित होता रहा है तथा इसकी विशेषताओं के कारण इसे आयुर्वेद में सम्मिलित किया गया है ना। क्योंकि आयुर्वेद में इसकी नीड थी तो इसको आयुर्वेद में इंक्लूड किया गया है रस शास्त्र नाम सब्जेक्ट से, है ना। अतः उपरोक्त विवरण से रस शास्त्र का क्रमिक विकास सुस्पष्ट होता है। सुस्पष्ट मतलब क्लियर होता है ना, इस पर एक लाइट पड़ती है ना। उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ रस शास्त्र, जल्दी इन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ये आपको लर्न करने वाले टॉपिक है ना। रस शास्त्र का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रस शास्त्र। रस शास्त्र का प्रमुख प्रयोजन ही देह वेद द्वारा मुक्ति प्राप्त करना है, क्योंकि रस शास्त्र में उन औषधियों का उल्लेख है जिनके द्वारा चिकित्सा करने पर रोगी के दोष, दूषी, देश, काल व रोगी की परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब रस शास्त्र में ऐसी औषधियों का उल्लेख है जिनके द्वारा
चिकित्सा अगर आप करते हैं तो आपको रोगी के दोष जानने की ज़रूरत नहीं है, दूष्य जानने की ज़रूरत नहीं है, देश जानने की ज़रूरत नहीं है, काल जानने की ज़रूरत नहीं है और रोगी की परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इसका महत्व है। उसके बाद में रस शास्त्र में रस औषधि अल्प मात्रा में प्रयोग करने पर भी विलुप्त विपुल गुणों को प्रदान करने वाली एवं शीघ्र ही दीपन पाचन करने वाली होती है। जो आप रस शास्त्र में औषधि यूज़ करेंगे वो कैसी होगी? अल्प मात्रा में भी, अगर उसको कम मात्रा, अल्प मतलब कम मात्रा, हल्की डोज में भी इसको यूज़ करेंगे तो ये विपुल गुणों की, बहुत ज़्यादा गुणों वाली और अच्छे गुणों वाली, शीघ्र ही दीपन यानी कि अग्नि को बढ़ाने वाली, जठराग्नि को, और पाचन करने वाली, जो आपने खाया उसको डाइजेस्ट करने वाली होगी, है ना। अच्छा, रस शास्त्र के अंदर रस औषधि, जो रस औषधि है उसके गुण क्या क्या है? अल्प मात्रा में प्रयोग करोगे, अरुचि उत्पन्न नहीं करने वाली होती है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पहुंचता है, असाध्य रोगों को दूर करती है, चिरकाल तक सुरक्षित रहना, लंबे काल तक भी अगर इस औषधि को, रस शास्त्र की औषधि को यूज़ करोगे तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी, है ना। ये इसकी विशेषता है, इन गुणों के कारण इसको श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में रस शास्त्र के 4 प्रयोजन बताया आप मुझे। धर्म अर्थ कामना की पूर्ति, वैभव की प्राप्ति, दीर्घायु यौवन प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, है ना। परंतु इसके अतिरिक्त देह वेद द्वारा मुक्ति प्राप्त करना इसका परम प्रयोजन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। रस शास्त्र का क्या है? देह वेद द्वारा मुक्ति प्राप्त करना इसका परम उद्देश्य, सबसे फर्स्ट उद्देश्य है ना। तो रस शास्त्र का उद्देश्य पारद से स्वर्ण निर्मित कर देह दरिद्रता को दूर भी करना है, जगत से, इस जगत से पारद से स्वर्ण बनाई जाए और स्वर्ण को देकर गरीबी दूर की जाए, दरिद्रता दूर की जाए, है ना। ये हमारा रस शास्त्र का एक एम है। सुसंस्कृत रस द्वारा चिकित्सा, दैवी चिकित्सा, चूर्ण, स्नेह, कषाय, लोह आदि द्वारा चिकित्सा, मानुषी चिकित्सा तथा रस शस्त्र दहादि द्वारा चिकित्सा आसुरी चिकित्सा मानी गई है। ठीक है, यहाँ से हमारा भेषज्य कल्पना वाला पार्ट जो है हमारा स्टार्ट होता है। तो भेषज्य कल्पना वाला पार्ट जो है हमारा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। भेषज्य कल्पना वाला जो पार्ट है हमारा वो लेंदी हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम इसको रस शास्त्र की जितनी हम पे बात हो सकती थी वो हमने की, रस शास्त्र की इतनी ही। हमने कौन कौन से कंप्लीट हमने सिलेबस में टॉपिक कर लिए, उस पर एक बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए, जो हमने आज देखा है ना, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट देख लिया, सिग्निफिकेंस प्रयोजन देख लिया, स्कोप ऑफ रसशास्त्र और भेषज्य कल्पना, ये हमारा आगे का टॉपिक है ना, ये आएगा अभी। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला, रसमंडप, ये हमारे आगे आने वाले टॉपिक है ना। तो हमने डेफिनेशन देख ली और इसका क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, थोड़ा बोरिंग लेक्चर था, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट था, सिग्निफिकेंस देखा है ना, तो इसको आप थोड़ा